दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है मैदानी क्षेत्र। कल हमने पठारी भाग कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो चलिए फटाफट से टॉपिक कवर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूं, कि आपकी पूर्वालोकन सीरीज़ चल रही है इस समय पे। उसमें 30 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है पूर्वालोकन सीरीज़ में, और क्रॉनिकल आपकी मई मंथ की पूरी फिनिश हो चुकी है और अब हम अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल सीरीज़ कर रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी करा रही हूँ मैं यूथ कॉम्पिटिशन की, तो PYQ करवा रही हूँ। उसमें भी आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम फिनिश हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें भी, और आज साथ साथ आपका ये चल रहा है ज्योग्राफी भी। तो इसमें भी आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो शायद चौथा या 5वां पार्ट आज का है, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट है ये। तो ये आप करते जाइए। तो मैं आज का पहला वाला पार्ट दो पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। हाँ, ये सेकंड पार्ट में आपका जो दूसरा पार्ट है इसमें भी 2 पार्ट है, यानी कि आज ये हमारा 5 नंबर पार्ट है। तो आज हम वो इसमें कंप्लीट करेंगे मैदानी क्षेत्र, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियोस पसंद आ रहे हों तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और साथ ही साथ मेरी भी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अपना टॉपिक जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में कराती हूँ, आपको पता ही है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहे हो, तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इस वजह से जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना पड़ रहा है। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको भी जल्दी करनी है, मुझे भी जल्दी करनी है, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं कराऊंगी तो फिर आपके ना बाकी के जो वो है ना वो फिनिश नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉब्लम फिर आपको ही होने वाली है। तो कैसे कंप्लीट होंगे, और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। एग्ज़ाम आने से पहले पहले हमें ख़त्म करना ही फटाफट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो मैप को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा बेटा आ गया था तो बीच में उसकी वॉइस आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान है, यहाँ पर आपका राजस्थान का मैदान है, ये आपका मध्य गंगा मैदान है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो आपने देखा ऊपर की साइड में हमने कितने देखे, 1 2 3 4 5 मैदान देखे, ठीक है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक मैदान है हमारा, निम्न गंगा का मैदान। तो हमारे 6 गंगा के मैदान है। जिस तरह से हमने पठार कल की क्लास में पढ़े थे 6, उसी तरह से हमारे गंगा के मैदान भी यहाँ पर जो मैदान क्षेत्र है वो भी आपके 6 हैं, ठीक है। तो गंगा के आपके 3 मैदान हैं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात आती है उत्तरी भारत के विशाल मैदान की। तो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हम राजस्थान का मैदान, ठीक है। तो राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसका क्षेत्रफल 1.75 यानी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है राजस्थान मैदान का, ठीक है। उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है औसत इसकी 300 किलोमीटर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, मरुस्थली जो मारवाड़ मैदान का अंग है, और राजस्थान बांगर जो मैदान के उत्तर पूर्व में उच्च प्रदेश का अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा का मैदान ये एक चौरस मैदान है जो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मैदान पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है और ये मुख्यतः बांगर से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है और इसका
डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और आपका आ जाता है निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये मैदान विशाल पर्वत तथा मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा एवं सकरा मैदान है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है वो 60 से 96 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिट्टी के जमाव के कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ, जिनमें माजुली द्वीप जो कि असम प्रमुख है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसके PYQ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देपसांग मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देपसांग मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है आपका, इसमें आपका एक ही सही है, ये मैदान उच्च तुंगता ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देपसांग मैदान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो अक्साई चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र में भारतीय चीन के मध्य स्थित एक शीत मरुस्थलीकृत मैदान है। ये विश्व में ऊंचाई पर स्थित प्रमुख मैदानों में से एक है। सिंधु नदी के उत्तर में स्थित इस मैदान की उत्पत्ति प्लीस्टोशियन युग में हिमानियों के पिघलने से हुई, जिसमें यहाँ कंकड़ बजरी की अधिकता तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण रेतीली भूमि पाई जाती है। सिंचित घाटियों को छोड़कर इस क्षेत्र में स्टेपी और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु की प्रधानता है। ठीक है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये विस्तार है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय यानी कि शिवालिक श्रेणी के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक पाया जाता है। भाबर मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली सक्रिय पट्टी के रूप में स्थित है। शिवालिक के गिरिपाद में स्थित होने के कारण यहाँ नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारागम्य चट्टानों का निर्माण होता है। नदियाँ भाबर क्षेत्र में भूमिगत होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं और ये क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे करनी है हमको मैचिंग, तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो बिस्ट दोआब जो है वो आपका व्यास और सतलज के मध्य है। ठीक, उसके बाद आपका बारी दोआब जो है, तो बारी दोआब आपका रावी और व्यास के मध्य में है। रचना दोआब आपका रावी और चिनाब के मध्य में है और चाज दोआब आपका चिनाब और झेलम के मध्य में है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरों को कारण यानी कि आर कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कथन और कारण के बारे में। तो ए दिया है कथन, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी भाई। ठीक है, और कारण है कि गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और एक ही जो सही वाक्य है वो आर जो है आपका कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें। तो नीचे दिए हुआ मानचित्र आपका देखो क्या है, देख लिया हमने नीचे दिया हुआ मानचित्र ABCD। ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड, तो देखो मानचित्र तो हमने देख लिया है, मैं इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। तो जिस तरफ से वो दिया हुआ है ना कॉलम, कहाँ पे क्या है वो आप बाद में देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है।
तो हाँ भाई, कुछ वर्षा तो हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तरी मैदान में पहुंचते हैं और इस क्षेत्र में ये अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, अतः दोनों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो एक दूसरे की नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह से भिन्न है? तो भूगर्भीय दृष्टि से आपकी गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान इसलिए भिन्न है कि गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है और छत्तीसगढ़ के मैदान जो है वो चट्टानों के घिसने से बने हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो भिन्नता है। ठीक है, एक सेकेंड। भारत का विशाल मैदान गंगा घाटी का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ जमाव से हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में लाल या पीली मृदा की प्रधानता है, जो प्राचीन कुडुप्पा अवसादी शिलाओं के अपर्दन स्वरूप महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड आदि नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भाई पुरानी कछारी मिट्टी आपकी बांगर कहलाती है। और ये मैंने पता है कैसे याद किया था, मैं भी इस ट्रिक को आपको बता देना चाहती हूँ। पुरानी का मतलब क्या होता है? बासी। ठीक है, तो बासी से मैंने बना लिया था बांगर। ठीक है, टिक। और नई फिर ऐसे ही याद हो जाएगी कि वो तो हो गई खादर। ठीक है, तो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो मैंने पुरानी याद कर ली, नई तो अपने आप ही याद हो गई खादर, है ना, क्योंकि खादर और बांगर दो ही होती है। तो मेरा ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे याद कर लीजिए। पुरानी का मतलब हो गया बासी, तो बासी का मतलब हो गया बांगर, तो बांगर पुरानी मिट्टी कौन सी हो गई? बांगर हो गई। बस सिंपल है। चलिए, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो बांगर वो ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। ये पुरानी जड़ोल मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है, जिससे कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वो नीचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। भांबर शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तिस्ता नदी पाया जाता है। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली सक्रिय पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारागम्य चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका दक्षिण का पठार। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश दक्षिण का पठार है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है और ये क्षेत्र एक अनियमित त्रिभुज का निर्माण करता है, जिसका आधार दिल्ली कटक से राजमहल पहाड़ियों तक और शीर्ष कन्याकुमारी के पास स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान एक अधिवर्धित मैदान है, जिसका निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमावों से हुआ, जो 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। भांबर पेटी पाई जाती है। तो भांबर पेटी आपकी पाई जाती है हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। तो भांबर पेटी हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में पाई जाती है। भांबर मैदान का विस्तार पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों के द्वारा कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। इनकी सरंध्रता इतनी अधिक है कि समूची नदी इनमें लुप्त हो जाती है। ये क्षेत्र कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त नहीं है। सामान्य रूप से लंबी जड़ों वाले वृक्ष ही यहाँ अधिक देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाबर उदाहरण है। तो भाबर उदाहरण है आपका गिरिपथ मैदान का। किसका उदाहरण है? गिरिपथ मैदान का। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमको। चलो, तो दोआब जो है वो आपका पंजाब क्षेत्र में पड़ जाता है। चाड़ आपका पड़ जाता है असम क्षेत्र में। मैदान आपका पड़ जाता है कर्नाटक क्षेत्र में और तराई पड़ जाती है आपकी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भाई आपका सही जोड़ा बी नहीं है और सी नहीं है। तो पहला आपका सही है, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। ठीक,
और असम, हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये या तो मैं अभी ख़त्म कर दूँ इसको, एक सेकेंड देख लेते हैं हम। तो आज ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। छोटा टॉपिक था मैदानी क्षेत्र का। अब इसके बाद हम अपवाह तंत्र शुरू करेंगे। तो अपवाह तंत्र आपका बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी बेसिन्स पढ़ने वाले हैं हम, काफ़ी नदियाँ पढ़ने वाले हैं। सिंधु से लेकर हम कावेरी नदी तक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ स्थित नगर भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी इतना सारा सिलेबस है हमारा। ये देखिए यहाँ 19 तक तो हमारा, तो अभी तो हम 3 नंबर पर ही हैं, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, अपवाह तंत्र के साथ। और आपका दिन शुभ हो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।